मुज़ाकरात के मैच में न दाइश का कोई आदमी है और ना क्योंकि मसला असल जो है दाइश ही है। बिल्कुल मसला दाइश है और दाइश को हम ये कह सकते हैं या कहा जा रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि दाइश को वहाँ पे प्रमोट किया गया है, दाइश को वहाँ पे पैदा किया गया है और इसके पीछे लोगों का तो वाज़ेह अल्फाज में ये कहना है कि अमेरिका और यहूदियों की ये साजिश है। इसराइल अमेरिका ने बहुत ही जो है चालाकी से, बहुत ही जो है चाबुकदस्ती से वहाँ पे एक माहौल पैदा करके और बड़े बड़े ताकतवर लीडरों को, खास तौर पे सद्दाम हुसैन को हटाया गया, हुस्नी मुबारक को हटाया गया और कर्नल कद्दाफी को हटाया गया। तो एक बहुत मतलब एक बड़ी लीडरशिप को वहाँ से खत्म करके उसने दाइश का एक बहुत बड़ा जाल वहाँ पे फैलाया है और उसका सबसे बड़ा मकसद है इस खित्ते पे अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना। तो अब इस सिलसिले में कितनी कामयाबी मिली है ये अलग बात है, मुस्तकबिल में हालात क्या होंगे ये भी एक अलग सवाल है। लेकिन अब फिलहाल जो मुज़ाकरात की मेज पे आए हैं उनके हवाले से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो जंगजू धड़े थे, अन-नसरा फ्रंट के लोग वहाँ पे हैं, फ्री सीरियन आर्मी के लोग वहाँ पे हैं, उससे हटके और कोई जो है धड़े के लोग जो जंगजू धड़े हैं उनके लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं मेज पे मुज़ाकरात की। और वो लोग हैं जो वहाँ सियासत का हिस्सा थे, शाम में सियासत का जो हिस्सा थे वो लोग वहाँ पे मेज पे मौजूद हैं। अब देखिए टाइमिंग की बड़ी अहमियत है, जुमा के दिन मुज़ाकरात शुरू होते हैं, इतवार को जो है अपोजिशन ग्रुप वहाँ पे दाखिल होते हैं, जनवा में पहुँचते हैं। पहुँचने के साथ ही बीबी सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे जो है धमाके होते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ? एक मसला बड़ा यहाँ पर फिर एक जाने मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी जाने वहाँ पे धमाके हो रहे हैं। इतना बड़ा धमाका दमिश्क में बात यही होगी कि जो धमाके करवाए हैं उनसे निपटा जाए। सबसे बड़ा मसला ये है कि दमिश्क को कहा जाता है कि शाम में अब अगर कोई महफूज एरिया है तो वो सिर्फ दमिश्क है, वो भी महदूद बिल्कुल महदूद। और दमिश्क के ये बीबी सैयदा ज़ैनब का जो रोजा है उस रोजे के हवाले से ये कहा जाता है कि उसको हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने भी घेरा हुआ है और शिया मिलिशिया ने भी घेरा हुआ है, इसकी हिफाजत उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए घेरा हुआ है और शाम की फौज भी वहाँ पे मौजूद है। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वहाँ दो धमाके कैसे होते हैं ये बड़ा सवाल है। और धमाकों के लिए ये टाइम क्यों मुंतखब किया गया ये भी बड़ा सवाल है। या तो इन मुज़ाकरात को नाकाम करने की एक साजिश है या फिर शिया सुन्नी या वो चाहूंगा कि ये जो मुज़ाकरात है इनका तो कोई एजेंडा ही नहीं है, तो इनको नाकाम करने का तो सवाल ही नहीं होता है। मैंने आपको एक बाकायदा एनालाइज करके ये बताया है कि यहाँ ये जो धमाका किया गया है ये वो चिंगारी को शोला बनाने की कोशिश है कि इस तमाम खित्ते में शिया सुन्नी फसाद हो जाए और ये तमाम गल्फ का इलाका बहरान का शिकार हो जाए, युद्ध का शिकार हो जाए, जहाँ से रसिया कुछ भी हासिल न कर सके। अमेरिका अब इस पूरे खित्ते को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है ताकि रूस और चीन यहाँ व्यापार भी न कर सके। आप जिस चश्मे से देख रहे हैं मैं उस चश्मे का इसलिए इख्तलाफ कर रहा हूँ कि ये चश्मा लोगों को अमेरिकन बांटते हैं, यहूदी बांटते हैं, इजरायली बांटते हैं। उस चश्मे को उतारिए और एक गहरी नजर से इनको देखिए। भाई साहब लेकिन इसी हवाले से मैं पूछूंगा, मुतादिद मैं किसी एक एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बल्कि आप अगर देखेंगे मुलाहिजा करेंगे तो मालूम होगा कि वहाँ पर मेंशन किया गया है बाज़ाब्ता जो आज मुक़द्दस मकाम के करीब जो धमाका किया गया है शिया मकाम, शिया ज़ियारतगाह, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो इससे क्या एक तासुर देने की कोशिश कर रही है मीडिया? देखिए जहाँ तक नसीम भाई कह रहे थे चश्मे वाली बात है, मेरे पास तो कोई चश्मा नहीं है, मैं बिना चश्मे के बात कर रहा हूँ। फिर भी नसीम भाई के चेहरे पे एक चश्मा दिख रहा है मुझे। जहाँ तक ये जो बात है, देखिए इससे पहले भी मैं और नसीम भाई इस बात से मुत्तफिक हुए कि हमारे दुनिया में जो मीडिया किसके कंट्रोल में है। ये टेररिज्म की जो बात होगी या जिस किस्म की जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसने मीडिया को दिए हैं। अब यहाँ भी जो बात हो रही है, क्या हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कोई यानी कि किसी अहले बैत अतहार से अगर मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल होता है किसी मुसलमान का? बेशक चाहे किसी भी हो। तो ये जो तासुर शिया रोजा ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। अगर कोई अहले बैत अतहार के साथ अगर मोहब्बत नहीं है तो मेरी जान तक है कि वो अहले ईमान नहीं हो सकता। तो ये जिस किस्म की, और देखिए इससे पहले भी आपको नसीब भाई याद दिलाऊं, 2 साल पहले हजरत खालिद बिन वलीद के मज़ार को तबाह कर दिया गया था।
खालिद बिन वलीद, जिन्होंने कितना इस्लाम के लिए काम किया था, और उनकी एक आरज़ू थी कि वो शहीद हो जाए, लेकिन वो आरज़ू पूरी नहीं हुई थी। उनकी बड़ी तारीख लिखी हुई उनकी फतूहात की, उसके जरिए क्या तासुर देने की कोशिश की गई थी, और आज यहाँ रोजे पे जो उस किस्म की हो कि क्या तासुर देने की है। तो हमको ये जो मीडिया है, असल में आप इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि मुसलमानों के पास दौलत सब कुछ है, तालीम नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, मीडिया नहीं है, इनका कोई इकोनॉमिकल अल्टरनेट नहीं है, इनका कोई माशी जो है। ये वजह है कि सब दौलत रखने के बावजूद 58 ममालिक में 40 ममालिक ऐसे हैं जो अपना अपना अच्छा सरप्लस बजट रखते हैं, लेकिन क्या इनके पास अकल नहीं? सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमको जो महरूम रख दिया गया है वो हमारी दानिशवराना सलाहियतों से, तालीम से हमको महरूम कर दे के। आप देखिए सऊदी अरब कितना दौलतमंद मुल्क है, कितनी यूनिवर्सिटीज है वहाँ। सिर्फ यूनिवर्सिटी से देखिए, यूनिवर्सिटी नहीं है, हमें आप ये समझिए इतना दौलतमंद है कि जब क्राइसिस के दिनों में यूएस आया तो वो तमाम दौलत, तमाम इमदाद सऊदीया नहीं थी, और आज भी तमाम जो आप लीड की रहती है, फाइनेंस की लीड की रहती है, आप कुवैत और सऊदीया को ही मानते चलिए यूएस की। अगर आजकल ये लोग आज यहाँ सुनने के जिस तरह के माहौल को यहाँ क्रिएट किया जा रहा है, उसके पीछे टोटल इकोनॉमिकल खेल है। और इस इकोनॉमिकल में एक ये सच बात है कि कर्नल गद्दाफी और सद्दाम जैसी ताकतें जब यहाँ पर इंटेलिजेंट लोग इस क्षेत्र पर राज कर रहे थे, तो ये दौर इससे शुरू हुआ था और ये चला आ रहा है। इसको खत्म करना ये लाजिम हो गया था कि ये तकनीक हासिल कर रहे थे, और तकनीक हासिल करके बिल्कुल पैसा इनके पास था, दुनिया भर की इनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, उन इकोनॉमी का इस्तेमाल करके ये तमाम यूरोप, यूएस और इजराइल को खतरा पैदा हो सकता था। ये बहुत बड़ी ताकत को का हिस्सा बन सकते थे, मगर ये यूरोप, यूएस और इजराइल की बदकिस्मती कहूंगा कि ईरान के साथ रशिया और चाइना के आ जाने से आज कर्नल गद्दाफी और सद्दाम से कहीं ज्यादा ताकतवर ईरान होने जा रहा है। बहरहाल इन्हें कुछ बदकिस्मती का सामना फिर भी करना पड़ेगा। भाई साहब, यहाँ पर एक सवाल करूंगा कि क्या ईरान जिनीवा मुज़ाकरात के हवाले से, शाम में जो अमन का मामला है इसके हवाले से कुछ अपना रोल अदा कर सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, इस इलाके में रोल बिल्कुल ईरान का ही रोल होगा। इस किस्से को अभी तक बहरहाल रूस को बाज़ाब्ता एक धमकी सऊदीया को देनी पड़ी है कि आप अपनी जिन मुदाखलतों को जारी रखे हुए हैं आप होश में आ जाइए, वरना जिन खतरों में पहले रहते थे आपको उन्हीं खतरों में पहुंचा दिया जाएगा। तो बहरहाल आज अगर इस तरह की धमकी रूस को एक तरफ सऊदीया को देनी पड़ रही है, दूसरी तरफ से कई सालों से लगातार ईरान पर पाबंदियां आयद की हुए अमेरिका है, तो जो तनाज़ा है वो ईरान और सऊदीया के बीच में ही है। और इस तमाम खिते में जो चीजें बड़ी हो सकती थी, यानी एक कोलिशन बहुत बड़ा हो सकता था, यूरोप से बड़ा हो सकता था, ताकतवर हो सकता था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इसको आज जिनीवा मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्यों ओआईसी नहीं करती साहब? देखिए, ये तो बहुत, मैं सदा साहब से पूछ रहा हूँ कि जो जिनीवा मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्यों ओआईसी कुछ नहीं करती, क्यों ओआईसी की जाने से मुज़ाकरात नहीं होते? देखिए, तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो बहुत पहले कह दिया गया था कि ये जो है बेअसर हो चुकी है। और अरब लीग के हवाले से भी जो है आज तक अरब लीग के हवाले से सवालात उठते रहे हैं। इतना बड़ा बहरान हो गया और अरब लीग का कोई जो है सरगर्म रोल नहीं रहा है इस बहरान के खात्मे में, या इस बहरान को कम से कम एड्रेस करने की भी कोशिश नहीं की गई है अरब लीग की जानिब से। अब देखिए, हालिया दिनों में जिनीवा में चलिए बहरकैफ कोई और ही आपका फैसला कर रहा है, कहीं और ही अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ही हो रहा है, तो क्या ओआईसी कुछ नुमाइंदगी करे ताकि कम अज कम जैसे माजी साहब कह रहे थे, इंसानी खतरों पर मामले का हल निकाला जा सके? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि ओआईसी का असर ही नहीं है खित्ते में। अगर ओआईसी का असर होता तो शायद इतना बड़ा बहरान खित्ते में नहीं मैं पैदा समझता हूँ कि ओआईसी अपनी अहमियत खो चुका है, इसलिए कि जो तनाज़ा ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बिल्कुल खुली जानिबदारी। अब देखिए, ईरान भी एक इस्लामी मुल्क है, इराक भी एक इस्लामी मुल्क है। आप महाज बनाते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का, क्या हुआ उस महाज का? 34 मुल्कों की एक फहरिस्त बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसका नाम डाल देते हैं। फिर ये जो महाज बनाया गया था 34 मुल्कों का, उसमें क्या हुआ? कौन से दहशतगर्द लोगों के खिलाफ आपने अभी तक कोई आंदोलन शुरू किया, जंग शुरू की? तो ये जो चीज थी ओआईसी की जिद्दा में जो मीटिंग हुई थी, उसमें उसने कह दिया कि भाई ईरान का रवैया ठीक नहीं है। ये कैसा हो सकता है? क्या ईरान से आपने बात की? फिर भी मैं नवाज शरीफ की तारीफ करूंगा कि उसने कम अज कम, ठीक है वो बात उसकी
कामयाब हुई नहीं हुई, उसका क्या नतीजा निकला वो अभी तक बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। और यही बात, क्योंकि जब नतीजा वाज़ेह निकला तो ये वाज़ेह नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो नाकाम रहे। लेकिन वो उन्होंने मसाई तो जरूर की, एक मेहनत की, रियाज भी गए, तेहरान भी गए, दोनों कायदीन से बातचीत की और वास्ता दिया की खातिर तुम लोग अपने इख्तिलाफात खत्म करो। लेकिन जिसको उम्मत पे जिसको अपना मफाद प्यारा है उसको उम्मत से क्या लेना देना है। तो यही आप बिल्कुल भाई साहब प्रोग्राम पर हमारे खत्म होने के करीब है, 1 मिनट में आप क्या कहेंगे जिनीवा मुज़ाकरात के हवाले से, इसका हाल क्या देख रहे हैं आप और इसके मुस्तकबिल पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब कभी भी कोई जंग लड़ी जाती है तो उस जंग के दौरान मुज़ाकरात चलते रहते हैं, वैसा ही एक मुज़ाकरात का प्लेटफॉर्म है। कभी सीज फायर को कर दिया जाता है और फिर 2 दिन के बाद सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। ये एक आम हिस्सा है, सदाते चलता आया है, सदाई चलता रहेगा। जिनेवा मुज़ाकरात को मैं कोई बहुत पॉजिटिव नजरिए से नहीं देख रहा हूँ और ना ही कोई नया अमेंडमेंट देख रहा हूँ। ये तमाम जंगों के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, बीच में मीडिएशन करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं जो आज लारो और जेट चौक गैरी वहाँ मौजूद है। तो बहरहाल वही एक रिवायती एक मामला है जिसको आगे बढ़ाया गया है। बस इस पर एक खास बात सिर्फ इसमें ये है कि अमेरिका द्वारा या यूएन द्वारा एक तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन यूनियन को कि आप अपनी जगह थमे रहिए, हम इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिल्कुल टूटने के कगार पर है यूरोपियन यूनियन। वो अलग अलग बढ़ जाएंगे तो अमेरिका की ताकत और घट जाएगी। और इस वक्त जिस तरह एक पूरी तरह चुनौती दे के सामने अभी आपको बहुत अनकरीब में पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, बट आपको अगले 2 महीने दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको दक्षिण चीन में एक और वार का शक्ल आपको देखनी पड़ेगी। तो हमारा ये वार एक लेवल पे चल रही है और इसमें ये तरह की मुज़ाकरात होते रहेंगे। कुछ पेशेवरों के बेस पर बहुत पॉजिटिव नजरिए से नहीं देख रहा हूँ। इतना जरूर हो सकता है कि वो अलग कमरों में जो मीटिंग होगी इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर फिर से नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ बशर अल असद के खिलाफ जो है इनको उठा बताया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, माहिर साहब, सर साहब, आप दोनों हजरात, आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, यकीनन जिनेवा मुज़ाकरात तो हो रहा है लेकिन ये नाम नहात मुज़ाकरात से ज़्यादा नज़र नहीं आती। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से मसले शाम का हल निकाला जाता है। इसी के साथ हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।